subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के वैसे स्टूडेंट्स जो आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी कर दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो साइंस का मॉडल सेट है तो उससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका उत्तर बताने जा रहा हूं। इससे पहले साइंस से रिलेटेड कुछ पैटर्न जो है वो मैं आपको समझा दूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका साइंस का मॉडल पेपर है जो कि स्पष्ट रूप से आप ऊपर में देख पा रहे हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल अर्थात वार्षिक परीक्षा के लिए है। साइंस सब्जेक्ट का है जो ऑप्शनल और कंपलसरी दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। तो कुल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो 110 क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होगा उसकी संख्या आपको 80 होगी, जिसमें केवल 40 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अर्थात आपको एक प्रश्न बनाने के लिए दो विकल्प होंगे, मतलब दो प्रश्नों में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो इस तरह से 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा, क्योंकि आपको पता है ये 80 नंबर का ही आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो इस तरह से 100 में से 20 आपका माइनस करके जो थ्योरी पेपर होता है जिसका आपको एग्जाम देना होता है वो 80 नंबर का होता है। तो 40 आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, प्रत्येक एक नंबर का होता है तो 40 नंबर का हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 24 जो है ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। अब 24 में कैसे रहेगा, तो 8 प्रश्न जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रहेंगे, जिसमें प्रत्येक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो 12 प्रश्नों का उत्तर 24 में से देना है। उसके बाद देखिए जो आपका 6 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होगा, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 2-2 करके आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रहेगा, लेकिन प्रत्येक में से आपको केवल एक प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हर एक सब्जेक्ट के मॉडल सेट का सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो आपको बगल में घंटी की निशान दिखेगी सब्सक्राइब करने के बाद, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर रखिएगा, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए मैं आपको इस वीडियो में जो आपका साइंस से 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसमें इस वीडियो में मात्र 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैं आपको पार्ट वाइज वीडियो के माध्यम से 3 वीडियो के अंदर आपको 80 के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बता दिया जाएगा। तो फिलहाल चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो देखिए दर्पण आपको पता होगा 3 तरह से होता है। समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर कहते हैं, उसके बाद होता है आपका एक होता है कॉनकैव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए अवतल दर्पण जब आप बनाते हैं, आप सभी को पता होगा इस तरह का होता है अवतल दर्पण, जिसमें ऐसे करके मतलब ये आपका दर्पण रजतीत भाग होता है और इस तरह से इसका फोकस आपको पता होगा कि इधर होता है फोकस। तो फोकस मतलब यहाँ पे इसको ध्रुव माना जाता है। तो ध्रुव से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, तो फोकस तो बाईं ओर ही आएगी, तो इसीलिए ये ऋणात्मक हो जाएगी। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ना वो ऋणात्मक होता है, अर्थात निगेटिव होता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण का फोकस होता है, आपको पता होगा उत्तल दर्पण आपको इस तरह का रहता है। तो इस तरह का इसका फोकस हो जाता है, मतलब ध्रुव के दाईं ओर। तो दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो उसमें जब आप कोई भी दूरी दाईं ओर लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता चला जाता है और बाईं ओर लेते हैं तो वो निगेटिव होता चला जाता है। तो फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा वो अवतल दर्पण होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपका है कि दर्पण की फोकस दूरी, जिसको आप स्मॉल f से सूचित करते हैं, और वक्रता त्रिज्या जिसको कैपिटल R से लिखते हैं, तो कहता है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर जो रिलेशन होता है वो होता है r/2 होता है। f बराबर r/2 या r बराबर जब आप कोना कोनी गुना कर लेंगे तो 2f होता है। तो r बराबर 2f तो इसमें कहीं दिया नहीं गया है, तो f बराबर r/2 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे आप देख पा रहे हैं तीसरा प्रश्न, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। देखिए ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, प्रत्येक बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में अगर दिया गया है तो 25 सेंटीमीटर होगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में इसको थोड़ा घुमा दिया जाएगा और मीटर में दे दिया जाएगा। देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप 100 से भाग दीजिएगा तो ये 0.25 मीटर आ जाएगा। तो 0.25 भी अगर कहीं ऑप्शन रहेगा तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर को ही मीटर में बदला गया रहता है। और जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दूसरा प्रश्न, ये भी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसे भी आपको याद रखना है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होती है कि दर्पण की फोकस दूरी
वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, अर्थात यहाँ से आप r बराबर 2f प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे चौथा प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। तो देखिए, आप जब कोई भी श्वेत मतलब व्हाइट लाइट पास करते हैं प्रिज्म से होकर, मान लीजिए सूर्य की ही रोशनी गई, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो आता है वो लाल आता है, जो बहुत कम झुकता है, और सबसे नीचे जो झुकने वाला होता है वो होता है बैगनी। बैगनी जैसे आप बैजानी हो पीनाला करके याद रखते हैं हिंदी में, या अंग्रेजी में विब्ज्यूर याद रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम कौन सा झुकता है, तो लाल झुकता है। लेकिन अगर तरंग धैर्य पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य किसकी होती है, तो लाल की ही होती है। तो यहाँ पे सबसे कम झुकता है तो लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन विचलित होती है या झुकती है, तब आपका ऑप्शन बैगनी हो जाएगा। तो फिलहाल चौथा का आंसर जो है ये सी हो जाएगा, लाल। कम जो झुकता है वो लाल झुकता है, लाल रंग, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आँख की रेटिना द्वारा जो छवि बनाई जाती है वो वास्तविक होती है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। लेकिन देखिए हमारे माइंड की इतनी जो है एक क्षमता होती है जो किसी भी वस्तु को सीधा करके देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो वास्तविक और उल्टा होता है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। देखिए आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के धूलकण होते हैं, पानी की बूंदें होती है, तो वहाँ से जो है लाइट प्रकीर्णित होती है, जिसके कारण आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। लेकिन वही आप चंद्रमा से देखते हैं, जब भी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा से देखते हैं आकाश को, तो उनको काला प्रतीत होता है, क्योंकि चंद्रमा पे कोई हवा नहीं होती है, वहाँ पे प्रकाश मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, तो वहाँ से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू। अब यहाँ पे सातवां प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो देखिए आपको पता होगा कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, बराबर भी बनता है, और किसी किसी केस में छोटा बनता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर क्या होता है, बड़ा ही बनता है। जैसे आप मान लीजिए कोई अवतल दर्पण लेते हैं और अवतल दर्पण में ध्रुव और यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच में कोई भी वस्तु लेते हैं, तो उसका प्रतिबिंब बनता है आभासी, लेकिन वस्तु से बड़ा बन जाता है बिल्कुल दर्पण के सामने। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। जब दर्पण आएगा तो अवतल दर्पण, और जब लेंस की बात आएगी तो उत्तल लेंस आपको देना है आंसर में। तो फिलहाल दर्पण है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट की वस्तु दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, तो उसके लिए आपको जो है अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो अवतल लेंस, जिसको अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे दिया गया नौवां प्रश्न कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति जो है वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू दर्शाया जाता है। गैल्वेनोमीटर की सुई जब विचलित होती है तो पता चलता है कि जो परिपथ है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और वो जिस दिशा में मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की सुई विचलित होगी, आप समझ लीजिए कि उसी दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो आपको पता होगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है, जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक चैप्टर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्सवेल, डी, जो दक्षिण हाथ के अंगूठे के लिए नियम प्रतिपादित किया। और फ्लेमिंग का जो है वो बाम हस्त नियम है, बाहिने हाथ के अंगूठे का बाम हस्त नियम, तो याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर को अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसमें RS जब आप निकालते हैं रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, तो वो बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, अर्थात ऐसे करके ये बढ़ता ही जाता है। तो श्रेणी क्रम में किसी भी जो है श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा या परिपथ का प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन समांतर क्रम में घटता है। तो इसीलिए हमारे घरों में जो बिजली की वायरिंग की गई है वो समांतर क्रम में की जाती है, ताकि प्रतिरोध कम हो और विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित हो पाए, ये भी आपको याद रखना है।
घरों में उपयुक्त होने वाली जो बिजली है वो किस क्रम में जोड़ी जाती है, तो वो समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। आगे 13 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो देखिए चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, वो आपका काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है कि 1 kWh, जिसको आप किलोवाट आवर कहते हैं, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो आप सभी को इसका मान याद रखना है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 15 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय का मतलब जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपका है सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी को हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो आपको मैंने बताया था कि जब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का, जिसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग ये डाइवर्जिंग लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे अवतल लेंस। उसके बाद कहता है विच लेंस इज ऑल्सो, विच लेंस, अच्छा इसी का यहाँ पे अंग्रेजी में दिया गया है, विच लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो ये आपका होता है कॉनकैव लेंस। आगे देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है, विच इज़ द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। तो लाइट का जो प्राथमिक वर्ण है, वर्ण का मतलब होता है रंग, तो ये है आपका लाल, नीला और हरा, ये तीनों हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है ये आपका आइरिस होता है, आइरिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई इज कलर्ड? तो आइरिस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर प्रश्न है कि 1 HP, 1 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। आप सभी जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस, मान लीजिए जनरेटर खरीदते हैं, तो देखते हैं मोटर कितने HP का है या मशीन कितने HP का है। तो 1 HP का मतलब होता है कि उसके थ्रू कितना धारा प्रवाहित होगा, मतलब जो वोल्टेज होगा वो 746 वोल्ट होगा। तो 1 HP इक्वल्स टू जो होता है 746 वाट, 746 वाट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आगे 20 नंबर प्रश्न है कि विशालक शीशा, जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, ये होता है। तो विशालक शीशा जो होता है, ये आपको बता दूं, ये उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। विशालक शीशा जो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास इज कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 21 नंबर प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, देखिए जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो मूव करता रहता है पार्टिकल, वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही आप चार्ज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे आपका 21 नंबर था, 22 नंबर प्रश्न है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो आवेश का होता है, चार्ज का। एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ चार्ज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो देखिए वाट के बराबर होता है जूल पर सेकेंड, मतलब 1 जूल और बाय 1 सेकेंड जो होता है ये बराबर 1 वाट होता है। 1 वाट जो आपका विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, वाट। तो जूल पर सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक आप सभी को पता होगा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, तो ये एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन जो है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो देखिए इसको मैं बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। तो इसे आपको याद रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, विस्थापन है या अपचयन है? 4 ऑप्शन है, फिर से आप सुन लीजिए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन जिसे आप ऑक्सीडेशन कहते हैं, संयोजन जिसे आप कॉम्बिनेशन कहते हैं, विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट, और अपचयन का मतलब रिडक्शन। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताने के साथ साथ जो आगे का क्वेश्चन है उसका भी आंसर बता दूंगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए आगे आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।